इतिहास में कई लड़ाइयाँ राजाओं और सुल्तानों ने लड़ी हैं, पर आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कोई फतह की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े, सबसे दुस्साहसी कॉरपोरेट टेकओवर की। ये कहानी है कि कैसे व्यापारियों की बस एक कंपनी ने मुनाफे की तलाश में एक पूरे के पूरे मुल्क पर ही कब्जा कर लिया। तो सवाल यही उठता है, और सच कहूं तो ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, वो एक विशाल साम्राज्य की शासक कैसे बन बैठी? चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ लंदन का एक सादा सा बोर्ड रूम जहां कुछ व्यापारी बैठकर अपने मुनाफे का हिसाब लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के एक महाराजा का वो आलीशान जगमगाता हुआ दरबार। बहुत जल्द ये दो दुनियाएं एक दूसरे से ऐसे टकराने वाली थी जो इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख देंगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 17वीं सदी से। उस वक्त भारत को मसालों, रेशम और कपास का खजाना माना जाता था, और अंग्रेज वो तो इस खजाने को पाने की होड़ में लगे कई यूरोपियन खिलाड़ियों में से बस एक थे। तो देखिए, इस कंपनी की शुरुआत हुई एक रॉयल चार्टर से। अब ये रॉयल चार्टर क्या था? सीधा साधा एक शाही फरमान था। इस फरमान ने कंपनी को इंग्लैंड की तरफ से पूरब के साथ व्यापार करने की मोनोपोली दे दी। मतलब मकसद एकदम साफ था, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, और बीच का सारा मुनाफा हमारी जेब में। पर एक मिनट, ये शाही फरमान तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए था ना? इसने बाकी यूरोपियन ताकतों को, जैसे पुर्तगालियों, डच और फ्रांसीसियों को तो नहीं रोका। नतीजा, भारत का बाजार एक अखाड़े में बदल गया, जहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ था। और बस यहीं से ना चीजें एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने लगी। जब मुनाफे की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं रह जाता। ये जो कारोबारी दुश्मनी थी, अब एक असली फौजी जंग में बदलने वाली थी। तो आखिर ये सारी लड़ाई थी किस लिए? इन बेशकीमती चीजों के लिए। भारतीय मसालों और कपड़ों की डिमांड पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा थी कि ये कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे हुआ ये कि हर कंपनी का मुनाफा घटने लगा और दुश्मनी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। तो अब खेल का सीधा साधा एक ही नियम बन गया था, अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे को रास्ते से हटाना ही होगा। कंपनियां अब एक दूसरे के जहाज डुबोने लगीं, रास्ते ब्लॉक करने लगीं और अपनी व्यापारिक कोठियों को मजबूत किलों में बदलने लगीं। व्यापार अब पूरी तरह हथियारों के दम पर होने लगा था। अब ये टकराव समंदर और जहाज़ों से निकलकर जमीन पर आ गया और सीधा टकराया स्थानीय भारतीय शासकों से, खासकर बंगाल के नवाबों से। कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती थी, अपनी मनमानी करना चाहती थी, जबकि नवाब जाहिर है अपनी ही जमीन पर किसी बाहरी ताकत को हुकूमत करते हुए भला कैसे देख सकते थे। टकराव तो होना ही। और बस इसी टकराव के बीच कंपनी के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें ये एहसास हुआ कि बाजार में एक दूसरे से लड़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद तो यहाँ की सियासत को कंट्रोल करना है। सोचिए, अगर शासक ही हमारा हो तो फिर तो सारा मुनाफा भी हमारा ही होगा। तो हुआ ये कि 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और दिक्कत ये थी कि वो कंपनी की आंखों में बुरी तरह खटकने लगे थे। कंपनी को तो एक कठपुतली नवाब चाहिए था, पर सिराजुद्दौला अपनी शर्तों पर चलने वाले थे। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो नवाब ने कंपनी के ठिकानों पर चढ़ाई कर दी, और इसके जवाब में कंपनी ने भेजा रॉबर्ट क्लाइव को। देखिए, प्लासी की लड़ाई को ना अक्सर एक जंग की तरह देखा जाता है, पर सच तो ये है कि ये मैदान में कम और पर्दे के पीछे ज्यादा लड़ी गई थी। ये कोई फौजी जीत थी ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। क्लाइव ने नवाब के ही एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दे दिया, और बस जंग का नतीजा तो लड़ने से पहले ही तय हो चुका था। ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखे वाला टेकओवर था। और इस पूरी की पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था, वो था ये शख्स, रॉबर्ट क्लाइव। वो कंपनी की असीम महत्वाकांक्षा और उसके लालच का जीता जागता चेहरा बन गया। जरा इस रकम को देखिए, 4 लाख पाउंड से भी ज्यादा, और ये सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव की निजी दौलत थी जो उसने भारत से बनाई। आज के हिसाब से ये करोड़ों अरबों में होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा था। और क्लाइव की बेशर्मी तो देखिए, मतलब जब ब्रिटिश संसद में उससे पूछा गया कि भाई इतनी दौलत कहाँ से आई, तो उसने तंज कसते हुए कहा कि उसे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि उसने इतना कम क्यों लिया। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने सिर्फ धोखे पर निर्भर रहना बंद कर दिया।
अब उन्होंने भारत पर कब्जा करने के लिए बाकायदा कुछ नियम और नीतियां बनाई। एक तरह का कॉन्क्वेस्ट प्लेबुक यानी जीत का एक मैनुअल तैयार किया। तो इस प्लेबुक का पहला हथियार था सहायक गठबंधन। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर असल में ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। कंपनी किसी भी राजा को अपनी सुरक्षा लेने पर मजबूर करती, फिर उसी सुरक्षा के बदले भारी भरकम रकम वसूलती, और अगर राजा पैसे नहीं दे पाता तो कंपनी उसके राज का एक हिस्सा सजा के तौर पर हड़प लेती। और अगर पहला हथियार शातिर था तो दूसरा तो और भी सीधा और बेरहम था। इसे कहते थे विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नियम बहुत साफ था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज सीधे सीधे कंपनी की जायदाद बन जाएगा, बस। और इस नीति का इस्तेमाल बड़ी बेरहमी से किया गया। देखिए, एक के बाद एक सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्य कंपनी के कब्जे में आ गए, और जहां ये नियम काम नहीं करता था वहां अवध की तरह खराब शासन या मिस गवर्नमेंट का बहाना बनाकर राज को हड़प लिया जाता था। तो सवाल ये है कि इन सब रणनीतियों का, इन सब चालों का आखिर नतीजा क्या निकला? एक सदी के अंदर कंपनी ने जो खेल शुरू किया था उसका अंजाम अब इन नक्शों पर साफ साफ दिखने वाला था। ये देखिए, 1797 में कंपनी का कब्जा सिर्फ कुछ तटीय इलाकों तक ही सीमित था। नक्शे पर बस ये कुछ पीले धब्बे दिख रहे हैं। अब जरा 40 साल आगे चलते हैं, 1840 तक। वो जो छोटे छोटे पीले धब्बे थे अब वो पूरे भारत में फैलने लगे हैं। सहायक गठबंधन और दूसरी नीतियों ने अपना काम कर दिया था। और फिर साल आता है 1857। अब तक तो भारत का नक्शा लगभग पूरी तरह से बदल चुका था। एक व्यापारिक कंपनी अब हिंदुस्तान की असल शासक बन चुकी थी। और अगर ये नक्शे काफी नहीं है तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की 63% जमीन और 77% आबादी पर सीधे तौर पर राज कर रही थी। एक कॉर्पोरेट टेकओवर जो अब पूरा हो चुका था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए कि वो एक देश की तरह, एक सरकार की तरह काम करने लगे, तो फिर उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?